Good morning all of you. Today we will continue our 8th chapter, class 11, subject biology, cell, the unit of life. आज अपने जो है अपना चैप्टर 8 है जो उसके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे. आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर के अंदर जो था, आपने इससे पहले वाला लेक्चर जो उन्होंने कंटिन्यू किया था उसके अंदर उन्होंने क्या देखा था, स्टार्ट किया था, उसके अंदर उन्होंने देखा था कि क्या क्या सेल के बेसिक कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से ऐसे नए साइंटिस्ट आए थे या किन्होंने स्टार्टिंग में इसकी रिसर्च पे काम करना चालू किया था, ठीक है, और धीरे धीरे कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स या फिर इसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में खोज करनी स्टार्ट की, ठीक है. तो आज अपने जो आगे कंटिन्यू करने से पहले अपने लास्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स उठा के उनके बारे में डिस्कस करते हैं. लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे अपनों ने कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखा था, श्वान थे, ठीक है, और एक दो साइंटिस्ट और थे. श्वान ने क्या कहा था, उन्होंने प्लांट सेल के ऊपर डिस्कस किया, एनिमल सेल के ऊपर डिस्कस किया था, जिसके अंदर उन्होंने एक मेम्ब्रेन बताई थी कि सेल वॉल के यानी कि जो प्लांट्स के अंदर सेल्स होती हैं उनके आउटर में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. पहले सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन डिस्कस हुई, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था, जिन्होंने श्वान और शिल्डन दोनों के हाइपोथेसिस को आगे सेल थ्योरी के रूप में मॉडिफाई करके रखा. तो रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, आप लोगों को याद होगा 1855 के अंदर उन्होंने श्वान और शिल्डन दोनों के जितने भी थ्योरीज थी उनको एक अच्छा रूप देके एक मॉडिफाइड फॉर्म में उन्होंने दो कंक्लूजन दिए. एक तो उनका खुद का था, व्हाट इज दैट, उन्होंने कहा था कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, मतलब कि जो सेल्स अब नहीं बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती हैं, मतलब कि द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. तो जो नई सेल्स बनती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती हैं, है ना. और उन्होंने क्या कहा था, इनसे पहले वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था जो लिविंग सेल होती है वो क्या होती है, यानी कि जो एक लिविंग होता है वो प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का होता है, मतलब कि जितनी भी सेल्स जो उसके अंदर होती हैं उन सबका टोटल कर दिया जाए तो एक लिविंग बन जाता है ना. तो मैंने आप लोगों को इसके कुछ बेस भी बताए थे कि सबसे बेसिक यूनिट अपनी सेल होती है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन के बाद एट लास्ट ऑर्गन सिस्टम, जिससे कि पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होता है ना, ठीक है. तो अब अपने नेक्स्ट जो है एक पॉइंट हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसको आप अपने कंटिन्यू करेंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल. सेल के बारे में अपने कुछ पॉइंट्स जो थे थोड़े थोड़े बेसिक से क्लियर करके चल रहे थे, ठीक है. तो इसके अंदर अपनों ने क्या क्या कर लिया था, अपनों ने समझा था यूकैरियोटिक सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ पॉइंट्स करने के बाद अपने इसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना. तो ये जो आपको सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है ये प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है, मतलब कि प्रिमिटिव टाइप, थोड़ी प्रिमिटिव सेल थी क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियस यानी डीएनए मटेरियल था उसके आउटर में वॉल प्रेजेंट नहीं थी. इसी के बेसिस पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर ह्यूज डिफरेंस आया, यानी कि बड़ा डिफरेंस जो था वो यही था कि इसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, बल्कि यूकैरियोटिक का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है ना. इसके बाद अपनों ने कुछ पॉइंट्स और देखे थे, जैसे कि अपनों ने सेल ऑर्गेनेल्स की बात की थी, यानी जो सेल स्ट्रक्चर्स, सेल के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, फंक्शंस परफॉर्म करती हैं अलग अलग, उनको अपनों ने सेल ऑर्गेनेल्स कहा था, है ना. तो कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में अपने आगे इसमें पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं, खत्म करते हैं. इस पॉइंट या टॉपिक के अंदर अपने आगे देखते हैं कि कुछ मेम्ब्रेन जो बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके आउटर में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. तो कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे राइबोसोम, क्या राइबोसोम हो गए. कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं जिनके आउटर में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते, इनको नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कहा जाता है. तो कुछ राइबोसोम्स, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ये सब के सब दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल, बोथ टाइप ऑफ सेल. कौन कौन सी, लाइक वही प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, है ना. समझ आ गया. आगे अपने बात करते हैं, यानी कि राइबोसोम से सम अदर टाइप के जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे हो सकता है उनमें से कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड हो एंड मे बी दीज सम ऑफ दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल्स व्हिच इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. समझ आ गया. आगे देखते हैं अपने. इसके अंदर आपको मैं कुछ ऑर्गेनेल्स के बारे में और बताया था, अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं. अब देखो सेल के अंदर क्या होता है, राइबोसोम जो होता है, सेल के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है, डॉट डॉट दिख रही है आपको, ये राइबोसोम होता है. तो बेसिकली
साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट नहीं होते, मतलब कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा भी कई पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ एरियाज और होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ वैक्यूल्स वगैरह होती हैं जैसे सेल, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट यानी सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है पता है सबको, क्या होता है, सेल का पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं रफ क्या आ गया बीच में। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो 2 टाइप्स का होता है, पहला तो रफ, दूसरा स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में मिलता है, सॉरी यूकैरियोट्स में मिलता है, और प्रोकैरियोट्स में कौन सा मिलता है अपने को, स्मूथ टाइप का। समझ आ गया। आगे अपने चलते हैं कुछ पॉइंट्स में। अब जो एनिमल सेल होती है उनके अंदर कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको अपने क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम्स। और क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, सेंट्रोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो इनका आप लोग सोच रहे हो कि सेंट्रोसोम नहीं है चीज आ रही, पता नहीं इसका काम क्या है। तो सेंट्रोसोम्स जो होते हैं, सेंट्रोसोम्स these are present in cytoplasm, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एंड दे वर्क एज, कैसे काम करते हैं, दे वर्क टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ। ध्यान रखिए ये बात अपनों ने कि ये फॉर्मेशन बोल दो या सेल डिवीजन का काम करते हैं, सेल को डिवाइड करने का काम करते हैं, सेल डिवीजन के अंदर काम आते हैं। समझ आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो अपना वर्क पता चल गया अपने को, सेंट्रोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और जो क्या काम करते हैं, सेल डिवीजन का काम करते हैं। ठीक है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, सेल्स जो होती हैं। अब अपने सेल्स के बारे में देख रहे हैं तो सेल्स के बारे में चल रही है बात। सेल्स जो होती हैं बेसिकली हो सकता है साइज में डिफरेंट हो सकता है उनके मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जैसे हो सकता है, कुछ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, कुछ यूकैरियोट्स में उनके जैसे ना हो, यानी कि हो सकता है कुछ कॉमन दोनों में प्रेजेंट हो और मे बी दोनों में ना हो कॉमन। ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, कुछ स्मॉलेस्ट होती है साइज में, कुछ सबसे बड़ी होती है। तो स्मॉलेस्ट जो होती है उनका साइज कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। और जो लार्जेस्ट होती है वो कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच का नाम सुना आपने, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब सॉरी, ऑस्ट्रिच की जो एग होता है वो सबसे बड़ी सेल मानी जाती है, सिंगल सेल, सबसे बड़ी सिंगल सेल मानी जाती है। समझ आ गया। तो ये चीज याद रखनी है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ की, जो एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है। क्या होता है ये, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के जो डायमीटर होते हैं 0.3 से लेकर 3 to 5 माइक्रोमीटर तक चलता है। समझ आ गया। बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली यही होते हैं सबसे छोटे साइज में, और ये 0.3 माइक्रोमीटर से लेके 3 to 5 माइक्रोमीटर तक चलता है। सबसे लार्जेस्ट जो सिंगल सेल होती है वो कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग। समझ आ गया। आगे देखो, अब आपने बात करते हैं मल्टी सेलुलर। ये तो सिंगल सेल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, सिंगल सेल की, यानी जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी बात चल रही है। अब मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का एग्जांपल है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब अपने मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो मल्टी सेलुलर में काफी चीजें, जैसे अब आरबीसी का एग्जांपल है, ह्यूमन के ब्लड में जो आरबीसी होती है उसका साइज 7 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। समझ आ गया। कुछ नर्व सेल्स होती हैं जो लॉन्गेस्ट होती हैं। ठीक है। नर्व सेल्स भी होती हैं ह्यूमन बॉडी में, पता है ह्यूमन में भी होती है, और कुछ मल्टी सेलुलर में भी होती है। तो नर्व सेल्स का भी साइज बहुत लॉन्ग होता है, यानी कि काफी बड़ा साइज होता है। ऐसे मत सोचना पता नहीं कितना ही बड़ा होगा, माइक्रोमीटर में अपने बात करें तो उस यूनिट के अकॉर्डिंग काफी बड़ा साइज होता है। ठीक है। फिर हमने बात करते हैं जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग शेप कैरी करती है। ठीक है। कुछ हो सकता है पॉलीगोनल हो, कुछ डिस्क शेप हो। डिस्क शेप मतलब कि उसके अंदर जो आरबीसी होती है, अब आपने नाम सुना है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, पता ही आपको, ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, आरबीसी। तो बेसिकली आरबीसी जो होती है उनकी शेप ओवल शेप, ऐसी कुछ होती है शेप। ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। तो मे बी सेल्स जो होती हैं वो वेरी करती है, अलग अलग
11th में आपके आगे ये चैप्टर में भी आए टिश्यू वाला, उसके अंदर आपको सेल्स का क्लियर पता चलेगा। कॉलमनर ऐसी होती है, कॉलम लाइक ऐसी सेल्स होती है जिनमें हर एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ क्यूबॉइडल होती है जिनकी शेप बिल्कुल क्यूब के जैसी होती है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के आपके आगे एग्जांपल्स आएंगे जिनके अंदर आपको पता चलेगा कि सेल जो है कई साइज में वैरी करती है, ठीक है। आगे अपने चलते हैं। अब इनकी आपने बात कर ली है, अब इनका आप सोच रहे हो कि फंक्शन, हाँ जी फंक्शन भी इनका अलग अलग होता है, ठीक है। अब अपने थोड़ा सा कंक्लूजन के बेसिस पे चलते हैं कि अपनों ने क्या पढ़ा इसके अंदर। इसके अंदर अपनों ने देखा था, जब अपनों कल वाला लेक्चर भी किया था उसके अंदर अपनों ने देखा था पहले वाले लेक्चर में कि कुछ अनियन की सेल या अपनों ने चीक सेल ली थी जिसके अंदर अपनों ने मेम्ब्रेन के बारे में चेक किया था, साइटोप्लाज्म देखा था, न्यूक्लियस देखा था, ये सब चीज़ें चेक की थी अपनों ने, है ना। उसके बाद में अपनों ने कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड और कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड चीज़ों की बात की थी, ऑर्गेनिल्स की बात की थी। फिर अपनों ने देखा था कि ऑर्गेनिल्स होते क्या हैं, फिर कौन कौन से ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिस गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें, ठीक है। आज वाले लेक्चर के अंदर अपनों ने स्टार्ट किया राइबोसोम्स, इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। अब अपनों ने देखा कि जो साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स जो होते हैं सिर्फ साइटोप्लाज्म पे नहीं बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, ठीक है। फिर अपनों ने एक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस देखी, अपनों ने नई स्ट्रक्चर, वो थी सेंट्रोसोम, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में, और काम क्या करती है, सेल डिवीजन का। ये वर्क अपने को पता होना चाहिए। फिर अपनों ने देखा कि सेल जो होती है एक साइज में नहीं रहती है, मे बी वेरी करती है एक से कई अलग अलग साइज में, है ना। तो अपनों ने देखा है कि कुछ आरबीसीज जो होती हैं राउंड शेप में भी होती है और बाइकनकेव शेप में भी होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं डब्ल्यूबीसी जिसको बोला जाता है ह्यूमन के अंदर, जो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं, तो वो क्या काम करती है, अमीबॉइड शेप की होती है, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होती हैं उनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। डब्ल्यूबीसी बेसिकली ऐसे मान लो किस टाइप की सेल होती है, यानी अमीबॉइड टाइप के। अमीबॉइड किसी को तो बोला जाता है जब उसकी कोई भी शेप या स्ट्रक्चर फिक्स नहीं हो। अमीबॉइड को ही बोला जाता है किसी चीज़ को जब उसकी कोई भी शेप और स्ट्रक्चर फिक्स नहीं हो। आप लोगों को पता चली कि इसका नाम अमीबा क्यों रखा गया, बिकॉज अमीबा की भी कोई भी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये वेरी करती है कई साइज में। कॉलमनर और क्यूबॉइडल टाइप की मैंने आपको बता दी स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे होती हैं। तो ये सब था, साइजेस देख ली, यूनिसेलुलर में देख ली 0.3 से लेके लार्जेस्ट 5 माइक्रोमीटर का होता है, 3 to 5 वो क्या होता है, लार्जेस्ट जो एग होता है ऑस्ट्रिच का उसका, ठीक है। सिंगल सेल की बात हो रही है। मल्टी सेल में तो कई एग्जांपल्स आएंगे लॉन्गेस्ट के, नर्व सेल्स भी होती हैं, और ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, लार्जेस्ट में आती हैं, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट जो है प्रोकैरियोट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब अपने देखेंगे कि प्रोकैरियोट सेल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। सो डिटेल में स्टार्ट करते हैं अपने। तो अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं बेसिकली किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, मतलब कि उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो इंक्लूड होते हैं, वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं, रिप्रेजेंटेड करते हैं अपने बैक्टीरिया को, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई, बैक्टीरियाज आ गए, ठीक है, माइकोप्लाज्मा आ गया और पीपीएलओ आ गया। आप लोग सोच रहे हो कि पीपीएलओ क्या है, तो पीपीएलओ भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसका फुल नेम क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। किसकी तरह दिखते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इसको पीपीएलओ शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जनरली स्मॉलर होती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं रैपिडली, यानी कि ये जो सेल्स होती हैं छोटी होती हैं साइज में और जल्दी से जल्दी इनका डिवीजन चलता रहता है, जिससे एक से बहुत ज़्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे इनका डिवीजन चलता रहता है, सॉरी फास्टली इनका डिवीजन चलता रहता है, जिससे कई शेप में, साइजेस में और कई ज़्यादा अमाउंट में डिवाइड हो जाती है। अगर अपने बैक्टीरिया की बात करते हैं, अब अपने एक बैक्टीरिया की बात करते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो उन्होंने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही मैंने आपको बताया था, उस टाइम पर उन्होंने देखा था बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी कई स्ट्रक्चर्स देखी थी, शेप्स देखी थी अपनों ने कि वो कई शेप्स में वेरी करते हैं, है ना। कुछ पॉइंट्स देखे सेकंड चैप्टर के अंदर, उसके अंदर अपने देखा था कि बैक्टीरिया जो होते हैं डिफरेंट शेप में दिखते हैं, जैसे कोकाई शेप होगी थी, कोकाई शेप समझते हैं ना, जो छोटी छोटी कोकाई शेप थी, बेसिलर शेप थी, बेसिली बोल ऐसे स्पून टाइप की स्ट्रक्चर थी, ऐसी समथिंग ऐसी शेप थी, है ना। एक अपने पास स्पाइरला टाइप की शेप थी, यानी जैसे फ्लैजिलम टाइप की, ऐसे स्पाइरला टाइप की शेप थी, ऐसे फ्लैजिलम्स थे उसके, है ना। और एक स्ट्रक्चर देखी थी जिसको उन्होंने विब्रो बोला था, विब्रो बोला था ऐसे स्ट्रक्चर को। ये क्यों बोला था विब्रो इसको, बिकॉज ये कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो कौन सी, कोकाई, स्पाइरला, ठीक है, और फ्लैजिलम
मैंने आपको बताया ही अभी जस्ट कि अलग अलग शेप्स और फंक्शंस जो हम कैरी करते हैं और डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो उसमें होते हैं, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सभी प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है जो सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है, बट एक्सेप्शन या एक्सेप्टिंग माइटोप्लाज्मा, किसमें, सिर्फ माइटोप्लाज्मा जिसको अपने जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम में मैंने आपको बताया था बोला जाता है, तो माइटोप्लाज्मा को छोड़ के सिर्फ बाकी सबके अंदर ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल दोनों जुड़ी होती, मतलब कि कवर होती है एक दूसरे से, ठीक है। आगे देखते हैं अपने, ये कंफ्यूज मत हो जाना कहीं पे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट्स में तो सेल मेम्ब्रेन बताई थी कि होती ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स में मैंने आपको ये बताया था जो डीएनए की यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, समझ आ गया। दोबारा क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मुझे भी पहले जब मैं आपके टाइम में, जैसे आप लोग 11th में हो, मैं भी जब 11th में थी, मुझे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, तो मैं भी ना ऐसे समझ लेती थी कि नहीं इनमें बेसिक डिफरेंस यही है। तो आप लोग अभी कन्फ्यूजन क्लियर कर लो कि ये जो सेल्स होती हैं क्या होता है, इनमें जो डीएनए यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन और इसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपने, इसके बाद अब अपने देखते हैं फ्लूइड और मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म उसमें प्रेजेंट होता है जिसमें कई टाइप के मैट्रिक्स सेल्स और ये सब चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है इसका नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है कंप्लीटली वेल डिफाइंड नहीं होता, क्लियर है। आगे देखते हैं अपने इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अभी मैंने आपको बताया जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियोइड्स जो होते हैं इसके अंदर वो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, नेक्ड, यानी कि उनके ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। आगे देखो इसके अंदर, अब अपनी बात करते हैं जीनोमिक डीएनए वगैरह की, तो इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं। एक जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं जीनोमिक, ये जीनोमिक डीएनए है, कौन सा, जीनोमिक, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। इसके अलावा क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इसके अंदर एक और स्मॉल डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और स्मॉल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, इसका नेम आपने ध्यान रखना है, इसको अपने प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, याद रखनी ये चीज। साइटोप्लाज्म के अंदर एक और स्मॉल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, समझ आ गया। आगे देखो प्लाज्मिड जो होते हैं वो यूनिक कैरेक्टर है, क्या है, कुछ बैक्टीरियाज का यूनिक कैरेक्टर में भी कुछ में प्रेजेंट होता है कुछ में नहीं होता, तो क्या है, ये एक यूनिक कैरेक्टर है। आगे देखो, अब ये काम क्या करता है, ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का काम करता है, यानी कि डिजीज से बचाने का काम करता है, क्लियर है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, अब आगे जब आप कुछ हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो प्लाज्मिड के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अब डीएनए जो होता है वो यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया की मॉनिटरिंग के लिए और फॉरेन डीएनए के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। डीएनए का काम तो आप सबको पता ही है, ठीक है। और चलते हैं आगे अपने, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती, ठीक है। अब अपने यूकैरियोट्स से कंपेयर करें तो यूकैरियोट्स में बेसिकली लगभग सबके सब जो होते हैं ऑर्गेनेल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अंदर जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स, मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे आपको बट यूकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, यानी कि सिर्फ वो किस में सेल में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में आपके वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, मीजोसोम। क्या होते हैं, मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, इन प्रोकैरियोट्स के अंदर मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो होती है बेसिकली इनको इनफोल्डिंग का काम करते हैं, कैसी, ऐसी स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं स्ट्रक्चर का तो क्या है, इसकी क्या मतलब है, क्या होता है ना कि ये जो स्ट्रक्चर जो होती है ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। क्या करती है, सरफेस एरिया का बढ़ाने का काम। आपने माइक्रोविलाई या विलाई नाम का नाम सुना होगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है, ये क्या करती है बेसिकली किसी चीज़ को अंदर आने में हेल्प करती है मूवमेंट से, कैसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है मीजोसोम्स का, ये यहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है,
क्लियर हो गया। तो मेसोसोम नाम की एक स्ट्रक्चर एक और प्रेजेंट होती है जो क्या काम करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है। क्लियर हो गया। सो प्रोकैरियोट्स के बारे में अपने पढ़ा है, इसके बारे में अपने दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो आपने स्टार्टिंग में देखा प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों से ये घिरी होती हैं और ये जो शेप और साइज में वेरी करती हैं, ठीक है। आगे अपने देख रहे थे कि फंडामेंटली जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वेरी करते हैं फंक्शंस में भी, शेप में भी। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो उनका फंक्शन भी सेम हो और हो सकता है साइज भी सेम हो, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट फीचर देखा इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल होता है, नो वेल डिफाइंड यानी कि जो कंप्लीटली वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल जिसमें प्रेजेंट नहीं होता और साथ में वो नेक्ड होता है यानी कि उसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर अपनों ने एक इम्पॉर्टेंट फीचर देखा जो एक स्पेशल फीचर है इसके अंदर और वो सब में नहीं पाया जाता, कौन सा, प्लाज्मिड वाला। यानी जो न्यूक्लियोइड्स होते हैं उनके अलावा एक स्मॉल डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में मिलता है जिसको अपने प्लाज्मिड बोलते हैं। तो प्लाज्मिड का काम क्या था, एंटीबैक्टीरियल काम था उसका, ठीक है। फिर अपनों ने देखा राइबोसोम्स के बारे में। प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उनके अंदर राइबोसोम्स को छोड़ के सारे मतलब कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे वैसे के वैसे यूकैरियोट्स में भी अपने को मिलेंगे, है ना। एक अपनों ने स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल देखी सेल मेम्ब्रेन में, कौन सी थी, मीजोसोम्स। मीजोसोम्स का काम पता चल गया अपने को कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह ही सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है। आगे अपने जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेल मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेल के अंदर जितने भी मॉडिफिकेशन है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में अपने जो है प्रोकैरियोट को कंप्लीट करने के बाद अपने यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ टाइम लगेगा इस लेक्चर में, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको समझा रही हूँ और ये चीज़ें जो है कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। 3 से 4 बार आप इसको धीरे धीरे पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूटी रखोगे, अपनी नोट्स बनाते रहोगे साथ साथ, तो आप लोगों को ये जल्दी से जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है।